वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। और ये बात सिर्फ उन वीर सैनिकों पर लागू नहीं होती जो अपने प्राणों की आहुति देकर और जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। ये कथन डॉग स्क्वाड्स में शामिल उन सैनिकों पर भी लागू होता है जो भले ही आपकी और हमारी तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन देश के प्रति उनकी वफादारी से कोई इनकार नहीं कर सकता। डीएनए में अब हम मुंबई पुलिस के बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड के एक ऐसे ही सैनिक की बात करेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहा। आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मुंबई पुलिस के जिन स्निफर डॉग्स की वजह से कई लोगों की जान बची थी, उनमें से एक सीजर नाम का सैनिक शहीद हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि डॉग स्क्वाड में शामिल एक कुत्ते के लिए हम सैनिक और शहीद शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो इसे समझने के लिए आपको बस इन तस्वीरों को ध्यान से देखने की जरूरत है, जिनमें तिरंगे में लिपटे सीजर को नम आंखों के साथ विदाई दी गई। हमें लगता है कि देश की सेवा और सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाला हर इंसान और हर जानवर किसी सैनिक से कम नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज आप सीजर की शहादत को खड़े होकर सलाम करें। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान सहायता और बचाव अभियान में सीजर ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 26 नवंबर 2008 को जब आतंकवादियों ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हमला किया था, तब सीजर ही था जिसने आतंकवादियों के ग्रेनेड्स को खोजकर कई लोगों की जान बचाई थी। सीजर नामक ये कुत्ता मुंबई के नरीमन हाउस में की गई उस सर्च टीम का हिस्सा भी था जहां आतंकवादी 3 दिन तक छिपे रहे थे। सिर्फ मुंबई धमाकों में ही नहीं, बल्कि वर्ष 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के दौरान भी कई जिंदा बमों को सीजर ने धमाके से पहले ही ट्रेस कर लिया था। सीजर लैब्राडोर रिट्रीवर प्रजाति का एक कुत्ता था और आपको बता दूं कि 11 साल का सीजर उस डॉग स्क्वाड का आखिरी जीवित सदस्य था जिसने 26/11 के हमलों के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। डॉग स्क्वाड में उसके सहयोगी और उसके साथी रहे टाइगर, सुल्तान और मैक्स नामक कुत्तों की भी कुछ महीने पहले मौत हो चुकी है। यह रिपोर्ट देखकर आपको इस बात का एहसास होगा कि बेजुबान जानवर भी किस तरह देश हित के लिए काम करते हैं। तिरंगे के लिए उसने सांसें ली, तिरंगे से लिपटकर वो चला गया। भारत के एक सैनिक को जी न्यूज की श्रद्धांजलि। देश के लिए मर मिटने वालों का आखिरी सम्मान ऐसे ही होता है, तिरंगे में लपेटकर वीरता की सलामी के साथ, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये तस्वीर, ये कहानी सीजर की है, उस सीजर की जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान देश के लिए लड़ा। सीजर मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड का वो जाबाज था जिसने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। 2007 में सीरियल ब्लास्ट में काम किया। आफ्टर ब्लास्ट जो कोई दूसरी किधर आईडी है कि नहीं, इसके लिए हम लोग रात भर उसके साथ काम किया। फिर 26/11 के दिन उन्होंने विटिश स्टेशन पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म के यहाँ 2 हैंड ग्रेनेड डिटेक्ट किए जो बैग में थे। और 2011 में ये दादर और पंचरत्न बिल्डिंग जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद भी इन्होंने चेकिंग में हमारे बहुत सारी मदद की। सीजर की मौत गुरुवार को मुंबई के पास विरार के फार्म हाउस में हुई, जहां वो पिछले साल रिटायरमेंट के बाद से रह रहा था। सीजर का जन्म साल 2004 में हुआ था और 3 साल की उम्र में सीजर मुंबई पुलिस के बम निरोधक दस्ते का हिस्सा बना।
सीजर की मौत से सिर्फ मुंबई पुलिस की ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि हर किसी को इस बात का एहसास है कि वो जब तक जिंदा था देश के लिए जिया और जब आखिरी सांस ली तो तिरंगे में लिपट कर चला गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय दत्ता पटसालगीकर ने सीजर को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, बहादुर, सतर्क और प्रभावशाली सीजर अपने योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हम सभी के लिए ये एक भावुक क्षण है। मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सीजर की बहादुरी और यादों को लेकर जो शब्द लिखे गए वो बेहद भावुक करने वाले हैं। शब्द थे कि 26/11 के दौरान डॉग स्क्वाड के रिटायर्ड सदस्य की सेवाएं कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। हम अपने हीरो को बहुत मिस करेंगे। मुंबई आतंकी हमले के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम में शामिल रहे सीजर के दूसरे साथी टाइगर, मैक्स और सुल्तान पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मैक्स गया, फिर सुल्तान गया, फिर टाइगर गया और उसके बाद सीजर्स गया। तो मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, हमारे पूरे देश की सेवा की है। मैक्स की मौत इसी साल 8 अप्रैल को हुई थी, जबकि सुल्तान ने 18 जून को आखिरी सांस ली। मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अपने साथियों की मौत के बाद से सीजर डिप्रेशन में था। 23 जुलाई को टाइगर की मौत के बाद से वो अस्पताल में ही था। ये बेचारे लंग इन्फेक्शन, आर्थराइटिस इससे भरे हुए आते हैं। दे कैन नॉट लिव द गुड हैप्पी लाइफ। सीजर लैब्राडोर रिट्रीवर ब्रीड का डॉग था और उसे आर्थराइटिस की शिकायत थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लैब्राडोर ब्रीड के डॉग में होती है। ये दुख की बात है कि आतंक को मात देने वाला सीजर बीमारी से हार गया, लेकिन उसकी जाबाजी के किस्से हमेशा गूंजते रहेंगे। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के स्नीफर डॉग्स हों या फिर भारतीय सेना के साथ दुश्मनों से लोहा लेने की तैयारी करते सैनिक हों, सैनिक की कोई प्रजाति नहीं होती। सैनिक सैनिक होता है। इंसान हो या जानवर, जिस किसी के दिल में भी देश की रक्षा करने का जुनून होता है वो मरते दम तक तिरंगे की शान की खातिर लड़ता रहता है और देश को ऐसे सभी सैनिकों पर फख्र है। मुंबई सीजर और उसके साथी जब तक जीवित थे तब तक वो देश के लिए वफादार रहे और पूरा देश उनकी वफादारी के प्रति नतमस्तक है। सीजर को मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड में उस वक्त शामिल किया गया था जब वो सिर्फ 3 महीने का था। उसे पुणे में 6 महीने तक ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद सीजर को एक स्निफर डॉग के तौर पर मुंबई पुलिस की बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड में शामिल किया गया। हालांकि वर्ष 2013 में सीजर को रिटायर कर दिया गया। दुख की बात यह है कि डॉग स्क्वाड में शामिल ऐसे सैनिकों को इनके रिटायरमेंट के बाद अक्सर वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। और आपको जानकर बेहद तकलीफ होगी कि 26/11 हमलों के दौरान मुंबई पुलिस की मदद करने वाले सीजर और मैक्स रिटायरमेंट के बाद कई महीनों तक बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड के ऑफिस में बचा हुआ खाना खाने पर मजबूर थे और बहुत खराब हालत में थे। रिटायरमेंट के बाद ठीक तरह से रखरखाव न होने की वजह से इनकी तबीयत खराब रहने लगी। स्टाफ मेंबर्स आपस में पैसा इकट्ठा करके इनके रहने की जगह को सफाई कर्मचारियों से साफ करवाया करते थे। अपने साथी टाइगर की मौत के बाद सीजर डिप्रेशन में चला गया, जिसके बाद उसे पशुओं के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से सीजर की मृत्यु हो गई। सर्विस के दौरान मुंबई पुलिस के स्निफर डॉग्स को प्रति महीने 15,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि उनके खान पान और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद स्निफर डॉग्स को पेंशन देने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था जो वर्ष 2014 से धूल खा रहा है। इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। और बात जब डॉग स्क्वाड्स की हो रही है तो यहां आपको भारतीय सेना के डॉग स्क्वाड्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय सेना के पास इस वक्त 1200 कुत्तों का दस्ता है। इनमें से खासतौर पर प्रशिक्षित लैब्राडोर्स, जर्मन शेफर्ड्स और बेल्जियन शेफर्ड्स प्रजाति के कुत्तों को शामिल किया गया है। सेना अपने खोजी कुत्तों का इस्तेमाल खासतौर पर सिक्योरिटी और ट्रैकिंग के अलावा विस्फोटक पदार्थ और बारूदी सुरंगों को खोजने में करती है। लैब्राडोर प्रजाति के कुत्ते किसी भी लक्ष्य को दूर से सूंघकर उनके करीब पहुंच सकते हैं। जर्मन शेफर्ड्स प्रजाति के कुत्ते सेना के लिए मैसेंजर की भूमिका अदा करते हैं। युद्ध की स्थिति में वो सैनिकों तक संदेश पहुंचाते हैं, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मददगार साबित होते हैं। बेल्जियन शेफर्ड्स विस्फोटकों की खोज करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं।
सेना के डॉग्स और उनके ट्रेनर्स को 1 शौर्य चक्र, 6 सेना पदक और 596 प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। वर्ष 2016 में हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आर्मी डॉग्स ने परेड में भी हिस्सा लिया था और ऐसा 26 वर्षों में पहली बार हुआ था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये डॉग स्क्वाड की जो परेड थी इस बार गणतंत्र दिवस की, उसकी तस्वीरें हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये भी हमारे देश के लिए एक सैनिक का ही काम करते हैं। और अब डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले एक एक्स्ट्रा विचार आपसे शेयर करना चाहता हूं। देश और दुनिया में हजारों घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ही खबर बन पाती हैं, हेडलाइंस में आ पाती हैं। ठीक इसी तरह हर घटना के अनेक पक्ष होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पक्ष ही आपके सामने आ पाते हैं। कुछ पक्ष ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानबूझकर अनदेखा कर दिया जाता है और कुछ पक्ष ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानबूझकर बल दिया जाता है, उन्हें पुश किया जाता है। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि सोशल मीडिया या पारंपरिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए आज मैं आपको एक खबर के फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। आपको याद होगा, इसी वर्ष अगस्त के महीने में मुंबई में रहने वाले फिल्म एग्जीक्यूटिव वरुण कश्यप के साथ एक ऑटो ड्राइवर द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया था। उस वक्त वरुण ने आरोप लगाया था कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उनके चमड़े के बैग को देखकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था और यह कहा था कि उनका बैग गाय के चमड़े से बना हुआ है। वरुण ने आरोप लगाया था कि ऑटो ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी और वो 3 लोगों को साथ लेकर वापस आया, जिसके बाद तीनों ने वरुण के साथ लूटपाट की। वरुण ने इस घटना के बारे में फेसबुक पर विस्तार से लिखा था। उन्होंने मुंबई के डीएन नगर में इस मामले को लेकर 19 अगस्त को एक एफआईआर भी दर्ज करवाई। उस वक्त देश के सभी डिजाइनर पत्रकारों और नेताओं की टोली खतरनाक रूप से एक्टिव हो गई थी और इस खबर को लेकर बड़े बड़े टीवी डिबेट्स किए गए। कई संपादकों ने इस खबर के पीछे अपना गुप्त एजेंडा चलाया और ये खबर हेडलाइंस में आ गई। लेकिन आज जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक अगस्त में जो खबर बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश की गई थी, आपको दिखाई गई थी, वो खबर झूठी थी और वरुण ने बाकायदा इस खबर को प्लांट किया था। मुंबई पुलिस के सामने वरुण ने यह बात स्वीकार की है कि अगस्त में जो खबर उन्होंने फैलाई थी वो झूठी थी। पुलिस के मुताबिक वरुण जानबूझकर पीड़ित बने और गौ रक्षकों की हिंसा का शिकार होने का नाटक करके न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की माने तो वरुण की शिकायत के बाद जांच में पता चला कि उनकी शिकायत बिल्कुल झूठी और निराधार थी। पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी देखे, लेकिन सीसीटीवी की वीडियो फुटेज में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जो ये साबित करता हो कि वरुण के साथ लूटपाट हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि वरुण ने घर से दफ्तर जाने का जो समय बताया था वो गलत था। वरुण ने बताया था कि वो दोपहर में 1 बजे घर से निकला था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो गया कि वो सुबह 11 बजे ही अपने घर से निकल गया था। वरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही वो मुंबई के चेंबूर में आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन के घर पर 2 दिनों तक रुके रहे और ये बात अपने आप में संदेह पैदा करती है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये राजनीतिक तौर पर सोच समझकर बनाई गई साजिश तो नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच और कर रही है और आपको बता दें कि इस मामले में वरुण कश्यप को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 153A यानी समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 182B यानी झूठी एफआईआर दर्ज कराने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अब वो जमानत पर छूट चुके हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर वरुण कश्यप को 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही इस मामले में आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन से भी पूछताछ की जा सकती है। उसने कुछ अननोन पर्सन के खिलाफ आर्गुमेंट के बारे में अम्बोली पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया था। ऑफेंस दर्ज करने के बाद इसमें जो भी सीसीटीवी फुटेज, स्केच निकालना, जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस है उनका स्टेटमेंट लेना, ये सब पूरी जांच करने के बाद ये मालूम हुआ कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। ये जो फिरियादी था उसने ये सब कहानी रचाई थी, ये सब झूठ था।
इसलिए उसके खिलाफ अम्बोली में ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें अरेस्ट किया था, कुछ दिन पीसी भी मिली थी। अभी कोर्ट के थ्रू इस आरोपी को अभी बेल मिली है। हमारे देश की विडंबना यह है कि अगर कोई आम आदमी ऑटो में सफर कर रहा हो और उस दौरान उसके साथ लूटपाट हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो कभी खबर नहीं बनती। अगर वो आम आदमी अखबार के दफ्तरों तक जाए या न्यूज चैनल के दफ्तर में जाए और वहां पर शिकायत करे तो कोई भी मीडिया हाउस उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन अगर इसी खबर में गौमांस या गाय के चमड़े का एंगल डाल दिया जाए तो ये खबर तुरंत बन जाती है। और अगर इसमें कोई अल्पसंख्यक या दलित का कोई एंगल डाल दिया जाए तो हर कोई इसे हेडलाइन बना लेता है। ये एक सेलेक्टिव पत्रकारिता है जिसका हम विरोध करते हैं। आपको याद होगा मुंबई में ही कुछ महीने पहले एक और वाकया सामने आया था जब मिसबा कादरी नाम की एक लड़की ने आरोप लगाया था कि मुसलमान होने की वजह से मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी ने उसे फ्लैट देने से मना कर दिया था, उसे फ्लैट से निकाल दिया था। बाद में यह खबर भी झूठी निकली थी और इस मामले में भी एजेंडे वाली पत्रकारिता की गई थी क्योंकि इस खबर में अल्पसंख्यक वाला एंगल था। और आपको याद होगा उस वक्त भी अखबारों में यह खबर छपी थी, हेडलाइन बनी थी और टेलीविजन स्टूडियोज में इस पर बहुत बड़ी बड़ी बहस और डिबेट्स हुई थी। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है कि व्हाट इज बीइंग रिवील्ड इज नॉट न्यूज बट व्हाट इज बीइंग कंसील्ड इज न्यूज। यानी जो बताया जा रहा है असली खबर वो नहीं है बल्कि जो छिपाया जा रहा है वही खबर है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वाले ग्रुप्स, डिजाइनर पत्रकारों और नेताओं से अपनी दूरी बनाकर रखिए क्योंकि ऐसे लोग किसी का भला नहीं चाहते। ऐसे लोगों का मकसद होता है सिर्फ अपना एजेंडा चलाना, फिर चाहे ऐसा करते हुए समाज के टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं। पहले ये खबरें मीडिया में आती हैं कि मीडिया ऐसी खबरों को हाथों हाथ उठा लेता है। हमारे मीडिया के एक बड़े वर्ग की दिलचस्पी ऐसी ही खबरों में होती है। वो ऐसी खबरों को छापता है, प्रसारित करता है, उसके बाद बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इन खबरों को अपना लेती हैं, फिर इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं और फिर इनको लेकर राजनीति की जाती है। और ऐसा नेताओं को लगता है कि ऐसी खबरों पर राजनीति करने के बाद उनका वोट बैंक पक्का हो जाता है। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब इस तरह की खबरें प्रसारित की जाती हैं तो इनमें दलित का एंगल जरूर होगा, अल्पसंख्यकों का एंगल जरूर होगा या कोई ऐसा एंगल जरूर होगा जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सके, जिससे समाज के दो वर्गों में तनाव पैदा हो सके। आपने ये बात नोट की होगी। इसीलिए हमारी आपको सलाह है कि ऐसी खबरों को पहचानना सीखिए और ऐसी खबरों को कैसे पहचानना है उसका फॉर्मूला हम आपको डीएनए में अक्सर देते रहते हैं।